प्रोसिक्यूशन स्टोरी के अनुसार शिकायतकर्ता की बेटी गुम हो गई थी, जिसकी उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी। यह रिपोर्ट 3 जुलाई 2016 को लिखवाई गई थी। उस शिकायत पर केस दर्ज हो गया और पुलिस आईओ ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। महिला स्वामी और इरुसप्पन ये 2 गवाह थे जिन्होंने आईओ को बताया कि उन्होंने आरोपी को पीड़िता को ले जाते हुए देखा है, जिस पर आईओ ने आरोपी को पकड़ लिया था तथा उससे पूछताछ की थी। प्रोसिक्यूशन के अनुसार आरोपी ने अपनी गलती को मान लिया था। आरोपी ने आगे चलकर पीड़िता का मृत शरीर बरामद करवा दिया था। पीएम रिपोर्ट से यह भी पता चला था कि पीड़िता की मृत्यु गला घोंटे जाने से हुई थी और उसके प्राइवेट अंगों में भी अनेक चोटें दिखाई दी थी। मृतका पीड़िता के शरीर पर कटे के घाव भी दिखाई दे रहे थे। आरोपी के घर से मृतका पीड़िता के कपड़े, एक ब्लेड जैसी वस्तु और इसके अलावा कुछ अन्य सहायक वस्तुएं भी बरामद हुई थीं। इस प्रकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके पुलिस आईओ ने चार्जशीट को कोर्ट में फाइल कर दिया था। बिल्कुल शुरू से ही आईओ को पता था कि अपराध के समय आरोपी नाबालिग रहा था, इसलिए उसे आरोपी कहने के बजाय CICL चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा जाना चाहिए था। आरोपी के CICL होने के कारण जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स थी वे CRPC के तहत नहीं होनी चाहिए थी, अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार होनी चाहिए थी। लेकिन इस केस में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट को सीधा सेशंस कोर्ट में फाइल कर दिया गया था। आरोपी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया। प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहों की गवाही ली गई। सेक्शन 313 का कथन करवाया गया। हालांकि हर एक प्रश्न के उत्तर में आरोपी ने यही कहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने कोई अपराध नहीं किया है और सारे आरोप उसके खिलाफ झूठे हैं। लेकिन इन सब के बाद 18 फरवरी 2019 के दिन ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाकर उसको सजा सुना दी थी। ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा के विरुद्ध आरोपी की मां हाई कोर्ट के सामने अपील लेकर पहुंची, लेकिन हाई कोर्ट ने वह अपील 15 अप्रैल 2021 के दिन खारिज कर दी। अंततोगत्वा आरोपी की माता ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ने, जो आरोपी के लिए वहां पेश हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने कई ऐसे पॉइंट्स रखे जो इस ट्रायल के दौरान कानून के घोर उल्लंघन को दिखा रहे थे। जे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया गया था, उनका उल्लंघन किया गया था। आरोपी की जन्मतिथि 30 मई 2000 लिखी थी और अपराध की तिथि 3 जुलाई 2016 लिखी थी। तो इससे साफ साफ पता लगता था कि जिस दिन अपराध हुआ था वह आरोपी उस दिन बालिग नहीं हुआ था, अभी नाबालिग ही था। यहां से आगे यह कानूनी स्थिति जितने भी हमारे सब एडवोकेट व्यूअर्स हैं, फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके अपने केस में, आपके किसी जानकार के केस में आपको यह देखना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ ने इस केस में क्या गड़बड़ियां की, और आप पाएंगे कि अधिकांश केसेस में यही गड़बड़ियां की जाती हैं। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा कि वर्तमान केस में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 15 और सेक्शन 19 का न केवल उल्लंघन किया गया है बल्कि कानून का मखौल सा उड़ा दिया गया है। न ही तो इस केस की चार्जशीट को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने फाइल किया गया और न ही सेक्शन 15 के तहत कोई प्रारंभिक आकलन भी किया गया था कि आरोपी पर एक बच्चे की तरह से केस चलाया जाए या एक वयस्क की तरह से केस चलाया जाए। सेक्शन 4 CRPC में लिखा हुआ है कि IPC के सभी ऑफेंसेस पर CRPC की विधि से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन जो भी दूसरा केस होगा उसमें नए कानून के तहत बताई गई विधि के तहत ही इन्वेस्टिगेशन होगा और उसी के तहत उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। यदि कोई ऐसा प्रावधान नए कानून में नहीं दिया गया है तब CRPC के प्रावधान लिए जाएंगे। दूसरी बात यह थी कि जिस पुलिस अधिकारी ने इस केस में चार्जशीट फाइल की थी वह गैर कानूनी तरीके से फाइल की गई थी। इस केस में CICL चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ पर
कथित आरोप का मामला होने के कारण सेक्शन 107 पार्ट 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा एक विशेष टीम गठित की जाती है, जिसे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट कहते हैं, एसजेपीयू कहते हैं, और इसके द्वारा ही केस में तफ्तीश की जाती है जितने भी जुवेनाइल्स के केसेस होते हैं। जबकि इस केस में जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, इसमें कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था जो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का सदस्य हो। इस एसजेपीयू में राज्य सरकार के द्वारा एएसआई स्तर या उससे ऊपर के अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। इसके बाद सेक्शन 3 पार्ट 1 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत किसी भी सीआईसीएल के विरुद्ध, शायद हिंदी में उसको अपचारी बालक कहते हैं, के विरुद्ध चलाए जाने वाले मुकदमे में उस बालक के विषय में पूरी तरह से निर्दोष होने की अवधारणा बनाई जाती है, जो कि सीआरपीसी के तहत चलने वाले ट्रायल में नहीं पाई जाती है। इस केस को आरोपी के पूरी तरह से निर्दोष होने की अवधारणा के साथ नहीं चलाया गया था, क्योंकि इसमें एसपीजेयू का कोई अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। इस बालक के पक्ष में अवधारणाएं आनी चाहिए थी, उनका भी इसमें कोई पालन नहीं किया गया था। सीआईसीएल के केसेस में, अपचारी बालकों के केसेस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा सेक्शन 15 के अंतर्गत एक इंक्वायरी चलाई जाती है, जिसमें बालक अपनी भागीदारी करता है, अपने वकील के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा उसमें भाग लेता है। इस इंक्वायरी के बाद यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस अपचारी बालक ने, इस सीआईसीएल ने कोई अपराध नहीं किया था, तो बिना किसी अन्य कानून पर ध्यान दिए हुए बोर्ड के पास इस मंशा का ऑर्डर पारित करने का विशिष्ट अधिकार होता है। बालक को छोड़ देते हैं, जाओ बेटा अपने घर जाओ। लेकिन इस इंक्वायरी के बाद भी यदि आरोपी इस इंक्वायरी से या इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उस आरोपी बालक को सेक्शन 101 पार्ट 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इंक्वायरी के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह अपील कर सकता है। लेकिन सामान्य पुलिस के द्वारा चार्जशीट फाइल किए जाने से इस वर्तमान केस के सीआईसीएल को, अपचारी बालक को, ये सारे अधिकार नहीं मिल पाए और बाधित हो गए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सेक्शन 15 जेजे एक्ट के तहत जिस इंक्वायरी को करता है और जिस केस को गंभीर पाकर ट्रायल के लिए चिल्ड्रंस कोर्ट के सामने भेजता है, तो वहां भी चिल्ड्रन कोर्ट एकदम से केस का ट्रायल शुरू नहीं कर देता है, बल्कि वह सेक्शन 19 पार्ट 1 के भाग 1 जेजे एक्ट के तहत अपने विवेकाधिकार से इस बात का निर्णय करता है, जायजा लेता है कि इस केस की विशिष्ट परिस्थितियों में उस अपचारी बालक के ऊपर एक बालक की तरह से मुकदमा चलाया जाना चाहिए या वयस्क व्यक्ति की तरह से केस चलाया जाना चाहिए। लेकिन सीआईसीएल को यह अवसर न दिया जाने से सारा कानून छिन्न भिन्न हो जाएगा और सीआईसीएल के साथ अत्याचार के अवसर पैदा हो जाएंगे, जैसे कि इस केस में हुए, जो यह सुप्रीम कोर्ट के सामने था। इस केस में जिस ढंग से आरोपी के द्वारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया गया, उसका कन्फेशन लिया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया और ट्रायल के दौरान उस कन्फेशन को एग्जिबिट करवाया गया, जजमेंट में उसको प्रूव माना गया, वह सेक्शन 3 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। सेक्शन 3 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी भी सीआईसीएल को, अपचारी बालक को अंत तक निर्दोष माना जाता है, उसका दोष नहीं माना जाता है। तो यह जो उससे सेक्शन 27 की रिकवरी का तरीका था, यह कानून के विरुद्ध था और इसी कानून के विरुद्ध तरीके से आरोपी को सजा दी गई थी। इसके अलावा यदि सामान्य पुलिस अधिकारी अपचारी बालक के खिलाफ, सीआईसीएल के खिलाफ चार्जशीट फाइल करता है, तो सेक्शन 3 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत दिए गए कुछ नियमों का उसको पालन करना होता है और वे सारे के सारे नियम हम सामने आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
आप सभी जन अपने अपने केसेस में देखिए, यदि आपके आरोपी के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और आरोप के समय वह भी नाबालिग था, तो उसके कुछ अधिकार उसे कानून के तहत मिलने चाहिए थे, जिनको हमने अभी आपको बताया है। यदि ये अधिकार आपके आरोपी को या CICL को नहीं मिले हैं, तो उसके खिलाफ हुई सारी प्रोसीडिंग्स गैर कानूनी हो जाएगी, जिसे कोर्ट के द्वारा जब भी आपने उनको बताया एप्लीकेशन लगाकर, उसके द्वारा उसको निरस्त किया जाएगा और आपके आरोपी को, नाबालिग औपचारिक बालक को, उसको आपके साथ घर भेज दिया जाएगा। जाओ जो अपने बच्चे को ले जाओ और उसको संभालो। हमारा आपसे कहना है, अपने कानूनी हक को हमेशा अधिकार पूर्वक मांगें, अपने हक को लड़कर लें। इस केस में भी आरोपी के खिलाफ पूरी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बताते हुए उस कानूनी कार्रवाई को निरस्त कर दिया और आरोपी को बरी कर दिया। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं, ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं, वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट ना जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।